नमस्कार, मेरा नाम है आसुमन कैफ और भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और इसमें सबसे अच्छी बातचीत जो होती है वो सीनियर जर्नलिस्ट के साथ होती है। सीनियर जर्नलिस्ट जो कि निष्पक्ष होते हैं और बारीक जानकारी भी रखते हैं, सटीक जानकारी भी रखते हैं, तो दर्शकों तक सही बात पहुँचने में आसानी होती है। आज हमारे साथ जो जर्नलिस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज को पकड़ने में माहिर समझे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत लोकप्रिय पत्रिका है खोजी न्यूज, उसके वो संपादक हैं और न्यूज वेबसाइट भी है ये। राशिद अली खोजी हमारे साथ हैं, जिनसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव पर डिस्कस करेंगे। जो पहली 8 लोकसभा सीटें हैं, जो कि इन्होंने हाल ही के दिनों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, कैराना जैसी लोकसभाओं पर विजिट भी की है और वहाँ स्थानीय स्तर पर बातचीत भी की है। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा इनसे समझना और आपके लिए भी बहुत आसान होगा यहाँ पर क्या होने जा रहा है इस पर समझना। बहुत धन्यवाद राशिद जी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है आपका। शुक्रिया, थैंक यू कैफ साहब। राशिद जी, हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपका वो ग्राउंड भी है और आपको बहुत नॉलेज भी है कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है, शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं, जो काफी हाईलाइट लोकसभा सीट हो गई है इस समय। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने की वजह उसको बताया जा रहा है। वो सीट है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान हैं और गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक है। क्या ग्राउंड रियलिटी है राशिद जी? देखिए, जब ये आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन मुजफ्फरनगर सीट के लिए टूटा, ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। पूरा सच कुछ और है, जो जयंत चौधरी जी जानते हैं कि उन्होंने क्यों गठबंधन तोड़ा। और राष्ट्रीय लोकदल के कई पदाधिकारी सिर्फ इसलिए चाहते थे ये गठबंधन टूटे कि वो सत्ता का थोड़ा सा उपयोग कर पाए। लेकिन 2024 का जब इलेक्शन खत्म होगा तब उनकी समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में, सियासत में, सरकार में अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए उन्होंने जो गठबंधन किया उसमें कोई असफल नहीं होंगे। उसमें सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो थानों में, तहसील में डीएम या एसएसपी पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को का जो एक होता है दबाव, वो नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने मशीनरी को फ्री हैंड किया हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थाना, तहसील और एसपी, डीएम पर दबाव नहीं बना पाते तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए असंभव होगा। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल का यह सपना 2024 के बाद टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा कि वो सत्ता का सुख भोग लेंगे। दूसरा, अभी आपने की जो पहला चरण है, पहले चरण में 8 लोकसभा सीटें हैं, तो आप किन किन लोकसभा सीटों की बात करते हैं, विस्तार से बात करें। अगर हम मुजफ्फरनगर, आपने जिक्र किया, तो अगर मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान फंसे हुए हैं। ओके, दरअसल संजीव बालियान से पर्सनली कुछ लोगों की नाराजगी है, उसमें सारे समाज है। मैं अभी भी पाल समाज के एक पंचायत में था, तो वहां पाल समाज के लोगों का सीधा सीधा आरोप संजीव बालियान पर था। वो कह रहे थे कि पूरे 10 साल मंत्री जी ने, संजीव बालियान ने या भारतीय जनता पार्टी ने उनके युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। गारंटी देते रहे, भरोसा दिलाते रहे, लेकिन कोई ने काम नहीं किया। और उन्होंने शायद दारा सिंह प्रजापति को अपना समर्थन भी दे दिया है। प्रजापति समाज का समर्थन के साथ प्रजापति पहले से ही है। तो संजीव बालियान के लिए तीसरा टर्म आना बड़ा मुश्किल सा दिखाई पड़ता है। क्यों? पिछले चुनाव की का 2019 की हम बात करें तो 2019 में संयुक्त प्रत्याशी अजीत सिंह थे, बसपा का सिंबल नहीं था। बसपा का कहीं ना कहीं कुछ वोट संजीव बालियान को ट्रांसफर हुआ था, भाजपा को मिला था। अति पिछड़ा पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अगड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन इस बार समीकरण पलट रहे हैं। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो 24 ठाकुर क्षेत्र में खुलकर विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की सभा के बाद संगीत सोम ने जिस तरह से जो भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने उन पर कमेंट्स किया, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुरों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए अब अति पिछड़ा, सैनी हो, प्रजापति हो, पाल हो, लगातार सब जगह से विरोध के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी की एक लॉबी संजीव बालियान को ये समझाने में लगी है कि ये लास्ट में मोदी जी के नाम पर आपको वोट देंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो वो लॉबी है वो भी चाहती है कि संजीव बालियान हारे। इसीलिए वो, जहां तक मेरा अपना आकलन है, कि संजीव बालियान जी को भ्रमित करे हुए है कि नहीं बाद में तो सब कहीं नहीं जाएंगे, ये वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जी अभी 100 लोग दिखाई पड़े हैं और उनमें से 50 लोग भी अलग हो जाते हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते, बसपा को वोट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? पिछली बार वो, चूंकि अजीत सिंह कमरे से बाहर नहीं निकले थे,
उनके आसपास का घेरा भी, जो भी मंत्री जी संजीव बालियान को बता रहा है कि संजीव बालियान चुनाव जीत जाएंगे, एंड में सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी, मोदी जी के नाम पे देंगे, कमल के फूल के अलावा साइकिल का बटन नहीं दबा पाएंगे। तो मैं भी पाल समाज के लोगों से, उसमें 2 SC के भी लोग थे, मैं उनसे बात कर रहा था, वो सीधा सीधा कह रहे थे कि भले ही हम वोट न डालने जाएं या हम बसपा को वोट दे देंगे, हमने पहले ही बसपा को दिया, हमारे पास सपा विकल्प नहीं है, लेकिन बंटवारा संजीव बालियान के वोटों में होगा, जो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक के लिए फायदेमंद हो सकता है। जी राशिद जी, ये तो काफी डीप और गहराई से आपने विश्लेषण किया है। ऐसी स्थिति आ जाती है तो पावर सेंटर जो है वो संजीव बालियान से शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखो है क्या, आप सब समझने की कोशिश करेंगे, जो कोर RSS का वोटर है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने से बीजेपी से नाराज है। वो कहता है कि 2014 में जिस मकसद से हम मोदी जी को लाए थे, तो वो फिर उन्होंने उसी की तरफ आना कर गया। वो RSS के जो कार्यकर्ता है, जो लगातार संगठन के लिए काम करता है, भाजपा के लिए समर्पित होकर काम करता है, उसका ये मानना है कि जब 2014-2019 हमने बिना राष्ट्रीय लोकदल के जीता, तो अब ये गठबंधन क्यों। तो ये उदासीनता आ गई उनके वोटर में, तो हो सकता है कि वो वोटिंग परसेंटेज उनका गिर जाए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप मुझे अपडेट करें तो दूसरी तरफ हरिंदर मलिक जो है उनका बहुत अधिक झुकाव इस बात पर है, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो ये बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खासकर मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। तो ये बात ठीक है? नहीं, वोट परसेंटेज तो सीधी सी बात है, इस बार एक नुकसान और भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगा जहां मुस्लिम बाहुल्य है। ईद का त्योहार है और जब ईद पे मुस्लिम वर्ग जहां भी कहीं भी रहता हो, वो अगर 2000 किलोमीटर दूर भी हो, अपने घर लौट के आता है। तो इस बार हर लोकसभा सीट से 30, 40, 50, 60 हजार वोटों का फायदा भाजपा के जो विपक्षी पार्टी होगी वो उसको होने जा रहा है, जहां मुसलमान वोट करेगा। देखिए, गहराई से विश्लेषण करना चाहते हैं। अमूमन देखिए, मैं खास बात आपको बता दूं, चूंकि राशिद अली खोजी साहब का अनुभव बोल भी रहा है और इनको जर्नलिज्म में 30 साल हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं, 30 साल के लगभग ही हो गए ना, 3 दशक हो गए। तो इसलिए जो है वो डेप्थ जानकारी है, तो डेप्थ की ही बात होगी। देखिए, मुजफ्फरनगर लोकसभा जो है, चूंकि लोकसभा होती जरूर लोकसभा है, लेकिन जो वो छोटी छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनती है, विधानसभा 5 या 6 या कहीं 4 विधानसभा मिलकर के एक लोकसभा बनाते हैं। तो विधानसभा वाले अगर हम डिस्कस करें तो कंपेरिजन करते हैं, तो जैसे मुजफ्फरनगर शहर है, खतौली है और चरथावल है और सरधना है, तो चार विधानसभाएं हैं। 5, एक बुढ़ाना भी है, एक बुढ़ाना विधानसभा है, तो 5 विधानसभाएं हैं। तो सिलसिलेवार बात करें तो मुजफ्फरनगर शहर में हम क्या स्थिति दिखते हैं विधानसभा वार? देखो, विधानसभा वार मुजफ्फरनगर शहर में इसलिए बेहतर स्थिति हो सकती है क्योंकि कपिल देव अग्रवाल ने सभी वोटों को सहज करके रखा हुआ है। तो शहर में तो जरूर फायदा हो सकता है। बाकी सारी लोकसभा सीटों पर, अभी बुढ़ाना की हम बात करें, कल भी मैंने एक खबर, अध्यक्ष जी प्लीज माफ कीजिएगा, हम पहले मुजफ्फरनगर पे बात करते हैं क्योंकि वहाँ एक पॉइंट ये मैं वही बताने जा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर हमेशा से भाजपा का कोर वोटर ज्यादा वहाँ है, ठीक है, और वहाँ है। और दूसरा, अगर मंडी क्षेत्र में वोट परसेंटेज कम होता है, जो कि एक उत्साह कम है, इस बार एक चीज और आप देखेंगे, अभी तक इस चुनाव में जो एक मोदी लहर, राम मंदिर लहर हम मान के चल रहे थे, वो अभी कोई लहर नहीं है। जहां भी जिस भी सीट पर आप जाएंगे, स्थानीय कैंडिडेट को लेकर, उसकी छवि को लेकर, उसके काम को लेकर चुनाव है। राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर कि भाई मोदी जी आएंगे, मोदी जी तीसरी बार आएंगे, अभी कोई हवा नहीं है। अभी तक जो चुनाव चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के समय में इस पूरे वेस्टर्न यूपी की अगर मैं बात करूं तो राम मंदिर लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, सिर्फ स्थानीय कैंडिडेट का ही सब कुछ है। वो कैसा है, उसने क्या काम किया, उसका टिकट कटा, नया आया तो उस नए के सामने चुनौतियां, जो अगर पुराने को रिपीट किया गया है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के काम नहीं हुए, बहुत जिसका काम नहीं हुआ नाराज है, मतलब व्यक्तिगत नाराजगी बहुत सारी प्रत्याशियों के बीच में, इसका तो बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरा, अभी जैसे मैंने बुढ़ाना की बात करी, बुढ़ाना हो, चरथावल हो, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता भी समर्पित ढंग से काम नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरी कई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं से बात होती है, वो लोग कहते हैं भाई अब हमारा नाम ओपन ना करें, तो वो कहते हैं कि 10 साल जो हमें रल्दू कहा गया, ये क्या शब्द है? ये रल्दू, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रल्दू बोलता था। रल्दू शब्द का अर्थ क्या है? अब उसका रालोदियों को रालोद करके तो रल्दू बोल दिया जाता है शोर में चिढ़ाने के लिए। तो कि जो एक 10 साल हमारी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रही, वो कैसे खत्म हो सकती है? वो खत्म नहीं होगी। आप कुछ गांवों में जाइए,
जैसे बुढ़ाना विधानसभा का गोयला चला जाइए, सड़क चला जाइए, रसूलपुर चला जाइए, कांगड़ा चला जाइए, भले जितने जाट बाहुल्य खासकर मैं बता रहा हूँ, वहां आपस में तनातनी रही, 10 साल पूरी सब कुछ रहा। तो बुढ़ाना लोकदल से प्रमुख का चुनाव था, जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको हराने के लिए लगे हुए थे। तो वो टीस कैसे विनोद मलिक भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। उमेश मलिक, विनोद मलिक जो प्रमुख है वहां, उमेश मलिक तो भारतीय जनता पार्टी के ही है, तो वो तो संजीव बालियान के साथ हैं, तो वो कैसे टीस भूल जाएंगे? तो जो एक टीस है व्यक्तिगत, भारतीय जनता पार्टी कहने के चुकी है। अगर संजीव बालियान की जगह कैंडिडेट बदल दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होता। मंत्री जी संजीव बालियान जो हैं उनके लिए क्या सबसे घातक हो रहा है? उनके लिए सबसे घातक ये है कि उनके समर्थक जो उनके साथ एक लोबी लगी हुई है, जो अंदर से चाहती है चुनाव ना जीते, वो एक तो दिखा रहे हैं कि इसमें 70,000 मुसलमान वोट मिलने जा रही है, जो कि बिल्कुल झूठ है और उनको बहकाया जा रहा है। 70,000 वोट संजीव बालियान को कभी नहीं मिलेंगे मुस्लिमों की, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें रही हैं, तो उस चीजों को लेकर भी मुस्लिमों में नाराजगी है। तो मुसलमान जिस तादाद में उनको बताया जा रहा है कि इतना मिलेगा, कुछ मुस्लिम प्रधान भी उनके साथ लगे, तो वो नहीं मिलने वाला है बिल्कुल किसी भी स्थिति में। दूसरे जैसे अभी अमित शाह जी आए शाहपुर में, उन्होंने कह दिया जाटलैंड में, जाटलैंड में उसके बाद से ठाकुरों को आक्रोश। नहीं, ठाकुर नहीं, ठाकुरों का तो विरोध पहले से चल रहा है, वो तो एक संगीत सोम वाली लाइन है, वो 24 में पूरा एक विरोध है, ठाकुरों में एक विरोध है, और खाली संजीव बालियान को लेकर के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी है। क्योंकि गाजियाबाद में 1991 से अगर हम 2004 को छोड़ दें तो कभी भी कोई ठाकुर ही वहां चुनाव जीतते रहे, वहां से ठाकुर का टिकट काटना। गुजरात में पुरुषोत्तम रुपोला केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ठाकुर समाज के बारे में टिप्पणी की, वो सब चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती है। ठाकुरों में नाराजगी, तो उससे अति पिछड़ा नाराज है। अमित शाह जी का जो डायलॉग था कि हम जाटलैंड में हैं, तो उससे अति पिछड़ा। जैसे आज मैं भी चर्चा कर रहा था, जो पाल समाज की पंचायत थी, तो उसमें भी कह रहे थे यार पाल भी तो किसान है भाई, हम भी तो यहाँ रहते हैं, हमारी भी एक अच्छी खासी तादाद है, सैनियों की अच्छी खासा तादाद है, इसको जाटलैंड क्यों बोल के गए? अब सबके अपने अपने मुद्दे कुल मिला के है। जितने लोग मंत्री संजीव बालियान से नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल बना के उनको हराने में जुटे हुए हैं। फिर भी जाति के समीकरण पर आ जाए, जाति के गणित पर आ जाए, देखिए अजीत सिंह जो है बहुत नजदीक का चुनाव हारे थे, 6,300 वोट से 6,300 वोट के अंतर से नजदीक का चुनाव हारे थे, और बीएसपी का वोट कुछ शिफ्ट हुआ था, ये बात भी सही है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो जाति का गणित है वो क्या गणित है? मैं समझाऊंगा आपको। चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान में सीधा सीधा चुनाव था, बसपा का सिंबल नहीं था। बसपा का सिंबल समर्थन जरूर अजीत सिंह के साथ था, लेकिन अजीत सिंह के कार्यकर्ताओं ने उनको होटल में अपना रखा, उनको चश्मा चढ़ाते रहे कि आप 4 लाख वोटों से चुनाव जीतोगे, जो कि उनकी हार का एक सबसे बड़ा कारण था। दलितों में उस ढंग से काम नहीं किया गया, अब नतीजा रहेगा कि दलित वोट भाजपा की तरफ चलाया। अब नया सीन आप समझिए कि बसपा का कैंडिडेट मौजूद है और दलित वोट एक एक वोट बसपा के निशान को वोट डालने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। हमारी कई दलित समाज के लोगों से बात हुई, हमने कहा भाई क्यों इस बार इतना जोर आपका बसपा के लिए है कि हार भले जाए वोट हम बसपा को देंगे? तो उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में बहन जी का एक विधायक जीता है, अगर इस बार भी बहन जी का वोट परसेंटेज कम रहा, बसपा का वोट परसेंटेज कम रहा, तो ऐसा ना हो बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या उसका हाथी का निशान छिन जाए। तो हमें हाथी के निशान को बरकरार रखना है, इसलिए को हारे या जीते हमें बसपा की तरफ जाना है। तो जो वोट भाजपा पे चला जाता था वो नहीं जा रहा है। दूसरा, प्रजापति समाज एक तरह से पूरी तरह से लामबंद है। मेरी प्रजापति समाज के उन लोगों से भी बात हुई, कहीं ना कहीं जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि वोट हमारी समाज को जाएगी, हम अपना समाज का नेता स्थापित करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इस बार इलेक्शन में संजीव बालियान के लिए राह आसान नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये तो घर में है, अभी चुनाव है, क्या माहौल बनता है, क्या उठापटक होती है। लेकिन वर्तमान हालात में जो एक जातीय गोलबंदी शुरू हुई है, जिसने मोदी लहर और राम मंदिर लहर को एकदम पीछे कर दिया है। सैनी समाज अलग पंचायत कर रहा है, प्रजापति समाज अलग पंचायत कर रहा है, पाल समाज अलग पंचायत कर रहा है, त्यागी पंचायत कर रहा है, ठाकुर अलग पंचायत कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज है, जो आरएसएस का कोर वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं जो एक आप कहें कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से अंदर नाराज है। क्योंकि उसको पता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसको पता है, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि सत्ता की भागीदारी में जब राष्ट्रीय लोकदल आएगा तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की काम करने की शैली में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इजी गोइंग रहता है, वो अपने संगठन के माध्यम से सिफारिश करता है।
वो रहता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता अग्रेसिव मोड में रहता है, एकजुट होके भाई थाने पे धरना है या एसएसपी को घेरना है या कुछ घेरना है, तो उनको लगता है राष्ट्रीय जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको लगता है कि इनका दबदबा हो जाएगा, क्योंकि शामली, मुजफ्फरनगर और के बागपत एक बेल्ट है जो राष्ट्रीय लोकदल जिसमें प्रभावी है। और दूसरा, मैंने भी एक स्टोरी की थी, बीच में रुक गई, कि संजीव बालियान को क्यों आरएलडी हराना चाहती है। आरएलडी इसलिए संजीव बालियान को हराना चाहती है, हालांकि बहुत भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के लिए चुनौती है, जयंत चौधरी चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर जीते, लेकिन मेरे अपने एक सूत्र हैं, राष्ट्रीय लोकदल इसलिए संजीव बालियान को हराने की कोशिश में है कि बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर 3 जिले राष्ट्रीय लोकदल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय लोकदल ने जीती हुई है, 2 भाजपा के पास है। शामली में 3 सीटें हैं, 2 लोकदल के पास है, 1 समाजवादी पार्टी के पास है, बीजेपी वहां 0 है। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 पर राष्ट्रीय लोकदल है, 1 पे समाजवादी पार्टी है, भाजपा सिर्फ 1 पे कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से मिले हैं। अब लोकसभा की बात आती है कि भाई मुजफ्फरनगर, बागपत और कैराना। अब बिजनौर लोकसभा जो है ये वाली होगी, क्योंकि इसमें सीटें मीरापुर और पुरकाजी इसमें है, दो जाट वाले। तो अब लोकदल को ये लगता है, जो मेरा अपना सूत्र है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कि अगर संजीव बालियान हारते हैं कैराना लोकसभा सीट पर, बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के राजकुमार सागवान जीत जाएंगे, बिजनौर पे चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के जीत जाएंगे। संजीव बालियान अगर हारते हैं तो जनप्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि इकरा का चुनाव वहां अच्छा कैराना में, और अगर प्रदीप चुनाव जीत भी जाते हैं तो चूंकि सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल चाहती है कि संजीव बालियान हारे, ताकि जनप्रतिनिधि के रूप में जो 12 एमएलए इन 3 जिलों में बैठते हैं, इन 12 एमएलए में 7 एमएलए 4 और 2 6 7 एमएलए लोकदल के हैं, 2 सांसद लोकदल के होंगे। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हारेंगे तो तीसरा सांसद भी विपक्ष का होगा। पावर सेंटर राष्ट्रीय लोकदल इन 3 जिलों में बनाने के लिए संजीव बालियान को चुनाव हराना चाहता है। राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता अपने समर्थकों को कहते हैं, भाई तुम जानो, देख लेना, जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर लेना। तो इसका इशारा सीधा सीधा समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि संजीव बालियान ने इस 10 साल में इस मुजफ्फरनगर लोकसभा नहीं, आसपास के इलाकों में भी अपनी एक टीम बनाई है, जो टीम संजीव बालियान के नाम से जानी जाती है। अगर संजीव बालियान जीतते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल का जो एक मकसद इन 3 जिलों में है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि संजीव बालियान भी एग्रेसिव मोड के नेता है, अपने कार्यकर्ता के लिए खड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी एक मजबूत छवि बनाई है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। तो इसे पलटी कहेंगे या पटकनी कहेंगे? इसे पलटी ना कहेंगे ना पटकनी कहेंगे, इसे मजबूरी कहेंगे। मजबूरी कहेंगे। जयंत चौधरी की कुछ मजबूरियां हैं जो राजनीतिक हलकों में तैर रही हैं, राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। तो मैं तो ना इसे पलटी कहूंगा, ना चवन्नी पलट जाना कहूंगा, ना पटकनी देना कहूंगा, ये मजबूरी है। मजबूरी है। राशिद जी, मुजफ्फरनगर को इतना अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, बातचीत को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। चूंकि इस समय पूरे देश में एक लड़की के चुनाव की बड़ी चर्चा है। 27 साल की एक लड़की कैराना में चुनाव लड़ रही है, इकरा हसन। इकरा हसन के वालिद, इकरा हसन के दादा, इकरा हसन की अम्मी तीनों सांसद रहे हैं कैराना से, और उनके भाई वहाँ विधायक है। क्या स्थिति है इकरा हसन की? इकरा चुनाव जीत जाएगी। कैसे? देखिए, वहां जो मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने गलती की, वही गलती कैराना पे की। कैराना पर अगर गुजर लड़ाना तो भाजपा को कैंडिडेट बदलना चाहिए था। प्रदीप चौधरी ने कभी कैराना लोकसभा सीट का, जो वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना, कभी हाल चाल ज्यादा नहीं है। गुजर समुदाय में खुद उनका विरोध है, उन्होंने गुजर समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। दूसरी बात हम करेंगे इकरा की। इकरा हसन काफी टाइम से काम कर रही है कैराना लोकसभा सीट पर, और कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी। इकरा हसन का जो एक आप कहेंगे सादगी है, ये भी कहीं ना कहीं उसके चुनाव के लिए। मेरे से एक ने कहा कि भाई मैंने नौजवान लड़की लंदन में पढ़ी लिखी, मैंने आज तक उसके सर का बाल नहीं देखा। अगर वो कहीं बोलती है, उसका दुपट्टा सरकता है तो हसन रोक के अपना दुपट्टा सही करती है, तो ऐसी संस्कार लड़की है। बल्कि वो राष्ट्रीय लोकदल से कहने कहीं उस व्यक्ति का जुड़ाव था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का होगा गठबंधन, हम इकरा के साथ रहेंगे। और उसने भविष्यवाणी की कि ये लड़की पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की महिला नेताओं में बहुत टॉप पे जाने वाली है। नहीं, ये अच्छा आपने डिस्कस कर दिया और अब इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली पहला तो ये है कि 36 बिरादरी की वोट इकरा पे है। और जिस पे 36 बिरादरी की वोट होती है वो चुनाव जीता है।
देखिए एक नारा है, मैंने कहीं वो कैराना में सुना है, मैं वेरीफाई कर लूँ आपसे, आप स्थानीय जानकारी आपको है खूब, कि इकरा तुझसे बैर नहीं, अखिलेश तेरी खैर नहीं, ये एलम ऊन के जाट ही नारा दे रहे हैं, तो ये सच है? बिल्कुल, देखो जाट समुदाय वहीं करा के साथ जाएगा। ओके, काफी चौंकाने वाली बात है। और फिर जयंत चौधरी और का मतलब जो डील हुई है ना, देखिए राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है उसको पता है कि जयंत चौधरी क्यों गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है। 2009 में लोकदल, और आपको पता, अनुराधा चौधरी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। लोकदल भाजपा का गठबंधन था। तो जो भाजपा 2009 में थी वो भाजपा आज नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का, मेरी जब चौधरी जयंत सिंह ने ये गठबंधन किया तो मैंने जाट गांवों में चर्चाएं की, तो ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा कि हम अपने चौधरी के साथ हैं, जयंत चौधरी के फैसले के साथ हैं। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा, हाँ ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि बहुत खराब फैसला जयंत चौधरी का है। एक विश्वास इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन जिलों में 2013 के दंगों के बाद जगह था कि मुसलमान और जाट एक साथ आए थे, और ये समीकरण अगर टूटता है तो चौधरी जयंत सिंह को नुकसान होगा। और कई ने तो ये भी कहा था कि जिस तरह हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का भाजपा ने इलाज कर दिया, इसी तरह भाजपा जयंत चौधरी को भी रिला देगी। ये शब्द उन्होंने कहे थे, वही भाषण बोला जाता है, रिला देना। हाँ रिला देना। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का इस समय का कल्चर है, वो जो किसान है वो ठीक है, चौधरी जयंत सिंह चले गए और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन कर लिया, लेकिन किसान में भी जो एक ये तबका था, तो वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के इस फैसले से खुश नहीं है और इकरा हसन को वो वोट देगा, क्योंकि उस परिवार का कि जहां तक हम बात करें, मुनव्वर हसन के यहाँ कभी जातिगत समीकरण नहीं। उनकी कैबिनेट जो निजी कैबिनेट हुआ करती है किसी भी नेता की, उसमें जाट भी था, उसमें गुज्जर भी था, उसमें सैनी भी था, उसमें त्यागी भी था, मतलब कोई ऐसी बिरादरी नहीं थी जो मुनव्वर हसन के नजदीक, जो मुनव्वर हसन के नवरत्न थे, हाँ जो नवरत्न थे, सब समाज के लोग थे। सुरेंद्र तितावी तो आखिरी समय तक साथ। और मुनव्वर हसन ने जिस तरह की राजनीति की, लगातार वो सक्सेस इसीलिए चारों सदन में गए। तो उस परिवार पे आप ये ठप्पा नहीं लगा सकते, जैसे कई मुस्लिम लीडर हो रहे हैं कि उन पर ठप्पा लगा सकते हैं, मुस्लिम लीडरशिप है। तो सेकुलर लीडरशिप मुनव्वर हसन परिवार की है। गुड। तो इसका मतलब ये है कि इकरा हसन को एज है, मुजफ्फरनगर में आपके हिसाब से हरिंदर मलिक को एज है? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते आप। चुनाव त्रिकोणीय भी बन सकता है, कौन जीत जाए कुछ नहीं कहा जा सकता मुजफ्फरनगर में। हाँ, बसपा का कैंडिडेट इतना मजबूत है। बसपा मैं आपको बता रहा हूँ, पाल समाज का जिस तरह समर्थन मिला तो आप कम नहीं आंक सकते। बड़ी संख्या में कितना? देखिए ये तो दारा सिंह प्रजापति का इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं है। अगर ये शो कर देते वो अब से 10 दिन पहले कि मेरे साथ ये सारा समाज है, तो ऐसा भी हो सकता था मुस्लिम समाज दारा सिंह प्रजापति की तरफ चला जाता। इस चुनाव में एक चीज और आप जानिए, इस चुनाव में मुस्लिम वोटर ये नहीं चाहता कि मैं समाजवादी पार्टी में को ही वोट दूंगा, मैं बसपा को ही वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा। इस बार मुस्लिम में जहां तक हमारी बातचीत होती है तो मुस्लिम समाज के जो जागरूक लोग हैं या जो वोटर है, वो कहता हम ये देख रहे हैं कि भाजपा को कौन हराएगा। जो भाजपा को हराता हुआ दिखेगा वो उसकी तरफ ट्रांसफर होगा। उसमें सपा भी है, उसमें बसपा भी है, उसमें कांग्रेस भी है। और डिजिटल युग है तो आपस में मैसेज करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात पहुंचाने में बहुत आसानी है। बहुत आसान है। और जिस दिन चुनाव होता है, क्योंकि अगर बहुत हम पहले इस चरण की बात करें, वेट एंड वॉच करके वोट डालेंगे। पहले इस चरण की हम बात करें तो मुरादाबाद को छोड़ दें, कोई भी मेट्रो सिटी नहीं है। सहारनपुर भी आप मान सकते हैं लेकिन नहीं है, सहारनपुर मान लेंगे। मुजफ्फरनगर एक छोटा सा शहर है, शामली छोटा सा शहर है, बिजनौर है, और आपका जितने भी ये हैं, तो हम गांव देहात कस्बों में हैं। कस्बों में, गांव देहात में शुरू से ही तय होने लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब चूंकि बहुत इलेक्ट्रॉनिक ये सब मोबाइल का इतना बड़ा खेल है, हवा से भी तेज चलने वाला एक मैसेज इसमें से निकलता है कि गांव दर गांव जाता है और वहीं से माहौल बनता है। तो जो मैं अभी तक पूरा मैं आपको बता रहा था कि इस बार मुस्लिम भी इस सपा के पीछे नहीं बंधा है, न बसपा के पीछे बंधा है, न कांग्रेस के पीछे बंधा है। इस बार उसने रणनीति की है, कौन विपक्ष का ऐसा प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, हम उसकी तरफ एक साथ जाएंगे। बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है, हम इसको 2 चरण में करेंगे, लेकिन इस चरण में मुजफ्फरनगर और कैराना की चर्चा के बाद हम सहारनपुर में जरूर बात करेंगे। सहारनपुर की क्या स्थिति है? सहारनपुर में जिस तरह से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस का निशान है, तो माजिद अली को बसपा ने टिकट दिया है। अब वहां डिसाइड होगा कि मुस्लिम किस तरफ जाता है। गुड। क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई ये दे रहा है, जिस तरह अखिलेश यादव ने टिकट होने के बाद, जैसे चौधरी रुद्र सेन और ये यशपाल सिंह का परिवार है,
ये नाराज हुआ, इनकी नाराजगी हुई तो अखिलेश यादव ने चार्टेड प्लेन सहारनपुर भेजा। आसू मलिक जो समाजवादी पार्टी की विधायक है वो उनको लेकर के गए और वहां मान मनोबल हुई और अखिलेश यादव ने जहां तक मुझे लगता है उन्हें भरोसा दिया होगा कि हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, एमएलसी बनाएंगे या जो भी कुछ उनका अंतर की बात होगी। तो गुर्जर समाज कहीं ना कहीं आ रहा है। ठाकुरों की जो नौनौता में मीटिंग हुई और ठाकुरों में जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है उसको केस करने में इमरान मसूद लगे हुए हैं। अभी भी उनकी एक वीडियो आ रही थी जिसमें वो भी प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रवचन न जाए, तो उसको कर रहे हैं। वो भी माहौल खींचने। देखो सहारनपुर में माजिद अली इतना बड़ा चेहरा नहीं है लेकिन इमरान मसूद चेहरा है। लेकिन इमरान मसूद का सबसे वीक पॉइंट ये है कि उन्हें सहारनपुर की तमाम नेता हराना चाहते हैं। अभी भी ये स्थिति है। अभी तो लगता है कि बहुत सारा तमाम नेता हराना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है अगर इमरान मसूद सांसद बनेंगे, सत्ता किसी की हो, विपक्ष में कोई हो, क्या हो, तो इमरान मसूद सब पर भारी होंगे। इसलिए वो चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे बसपा का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, जो नेता है वो ये चाहते हैं कि इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद न बने। यही वजह है कि इमरान मसूद मुजफ्फराबाद का एक चुनाव जीतने के बाद कभी चुनाव नहीं जीते क्योंकि वहां सारी नेता नगरी पीछे से हाथ मिला लेती है कि हम इमरान मसूद को नहीं जीतने देंगे। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कमतरी का शिकार है दूसरे सभी नेता। अभी क्या स्थिति है? मतलब समीकरण बन रहा है कि इमरान मसूद इस नहीं, अभी आगे चुनाव में होंगे। अगर इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी को, अगर इमरान मसूद को ठाकुर और गुजरों में सेंधमारी लगती है तो इमरान मसूद चुनाव में जीत सकते हैं। नहीं तो मेरा जहां तक है राघव लखपाल शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी और इमरान मसूद कई बार आमने सामने हुए, हमेशा बाजी राघव लखपाल शर्मा ने मारी है। तो अभी आपका जो जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं तो आपका ये माजिद कितना मुसलमान ले जाते हैं और ठाकुर और गुजरों में इमरान मसूद कितनी सेंधमारी करते हैं ये इस पर डिपेंड करेगा। ये सहारनपुर की स्थिति है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल हैं आशीष जी जो पॉलिटिकली बहुत साउंड है, हमको आपसे उसको जानने की जरूरत है। हालांकि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो नहीं है लेकिन वो बड़े सवाल हैं तो इन तीनों लोकसभाओं को, बल्कि पहले चरण की सभी लोकसभाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे एक सवाल ये जो राजपूत समाज के लोग विरोध कर रहे हैं इसमें कितना दम है? ये ओरिजिनल है या ये फेक है? नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। देखिए ऐसे जैसे 24 है, 24 में संगी सोम हारे तो ठाकुर समुदाय को ये लग रहा है, संगी सोम की जो टीम है उनको ये लगता है कि सार में कहीं ना कहीं संजीव बालियान है। संजीव बालियान और संगी सोम के बीच आपस में रिश्ते कितने तल्ख हैं ये इससे भी आप समझ सकते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए सरदाना में, उन्होंने मीटिंग की और मंच पर बिठाया, उसके बाद जब पत्रकारों ने संगी सोम से सवाल पूछा तो संगी सोम के जो शब्द संजीव बालियान के लिए थे वो साबित करते हैं कि कटुता घटी नहीं है, बढ़ी है। दूसरा, मैंने पहले भी बताया था कि गाजियाबाद में ठाकुर समाज को टिकट न देकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की, उसकी भी एक नाराजगी है। नोएडा में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो वहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कुछ ठाकुरों पर कुछ मुकदमे लिखाए जैसा कि आरोप है, कितना सच है कितना क्या है। तो आप देखिए ट्विटर पे कई दिन बाइकॉट राजपूत, बाइकॉट बीजेपी एक ट्विटर पे ट्रेंड किया गया है। गुजरात में पुरुषोत्तम रुपोला ने एक टिप्पणी कर दी, वहां महिलाएं सड़क पर बीजेपी के विरोध में उतरी हुई है। बरेली की हम बात करें, बरेली में संतोष गंगवार भारतीय जनता पार्टी के 8 बार से सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया। वहां के मेयर की जो उमेश गौतम है उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, क्षत्रियों का एक ब्राह्मण 100 क्षत्रियों पर भारी पड़ सकता है, हम घर में घुस घुस कर मारेंगे, उसका अपना विरोध है। ठाकुर भले ही आपने वहां, अच्छा ये स्ट्रेटजी लगती है ना अचानक से, कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए मैं समझना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है और दूसरी जातियां जो है जैसे जाट है, गुर्जर है या फिर जातियां जो ठाकुर से मन में द्वेष रखती है या घृणा रखती है उनको जोड़ने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, जानबूझ के तो ऐसी गलती कोई पार्टी नहीं करेगी। नहीं, पार्टी नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव होगा, राम मंदिर लहर पर ये चुनाव होगा, तो जितनी शिकायतें, जिस तरह की शिकायतें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, ये सब हवा में उड़ जाएंगी। लेकिन वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, ठाकुर की नाराजगी ऐसी नहीं है। महाराजा मिहिर भोज को लेकर के गुजर और ठाकुर आमने सामने रहे, ठाकुरों को लगता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। एक चीज और समझिए, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, मोहित बेनीवाल को एमएलसी बना दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ऐसे फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा और संगी सोम थे
जिनको भाजपा को एमएलसी अगर दे देते तो ये विरोध ठाकुरों का दब जाता। आपने मोहित बेनीवाल को दे दिया। सुरेश राणा और संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के वो अहम रत्न हैं जो 2013 का जब दंगा हुआ सड़क पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। और उनकी हार की वजह भी क्या है? अगर उमेश मलिक, संगीत सोम और सुरेश राणा चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता होने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने तब उनके खिलाफ जमकर मतदान इसलिए किया कि ये अगर जीत गए ये भारतीय जनता पार्टी को इस बेल्ट में मजबूत कर देंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूक रही है। मेरा अपना मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं जाट को ही एमएलसी बनाना था तो मोहित बेनीवाल से अच्छा उमेश मलिक थे। फायर ब्रांड नेता रहे, पूरे दंगे में जो पूरी बेल्ट में दंगे में हुआ था उस दंगे में पूरे लीड कर रहे थे। बाद में उन्हीं की कोशिश रही कि उन्होंने बहुत सारे मुकदमों में समझौते कराए या जो भी कुछ किया। वहां उनकी एक अपनी टीम है, उस बेल्ट में उमेश मलिक की अपनी एक टीम है। उमेश मलिक जेल गए, उमेश मलिक ने ही पूरा लीड किया। और अभी से नहीं, सुरेश राणा हो, उमेश मलिक हो या संगीत सोम हो, इन्होंने 2013 के दंगों को इन तीन चेहरों के अलावा कोई चेहरा बड़ा नहीं था। संजीव बालियान तो बाद में इस भी आए, ये लोग तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। खैर संगीत सोम उसमें नहीं थे, लेकिन सुरेश राणा उमेश मलिक थे। तो कहीं ना कहीं चूक रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक एमएलसी संगीत सोम या सुरेश राणा को बनाती तो हो सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरों में एक विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ना होता। दूसरा, ठाकुरों के जैसे विरोध जिस चरम पे चल रहा है उसी को नजीर मान लिया पाल समाज ने, उसी को नजीर मान लिया सैनी समाज ने। शाहपुर में बहुत बड़ी उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने भी खड़े हुए कि भाई जब ठाकुर इस तरह आवाज उठा सकता है हम क्यों नहीं। तो एक नजीर बन गई त्यागी समाज। और फिर जैसे अभी अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा जाटलैंड में मैं खड़ा हूं, उसका भी ठाकुरों में अपना एक बहुत बड़ा विरोध है कि क्यों उन्होंने भाई जाटलैंड कह दिया। हालांकि जाटलैंड अमित शाह का कहने का मतलब ये नहीं था भाई, तो उनको ये था भाई चूंकि संजीव बालियान जाट उम्मीदवार है, जाट बेल्ट में होते, शाहपुर को जाट बाहुल्य इलाका माना जाता है। जैन चौधरी नहीं करना चाहते थे किसी को। हाँ, जैन चौधरी खुश करना चाहते थे, लेकिन वो खुशी उल्टी जहां तक मुझे लग रहा पड़ती दिखाई दे रही। क्यों? ठाकुर नहीं, सैनी को भी यही चुभन है, पाल को भी यही चुभन है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो चल रही हैं इसने मोदी लहर और राम मंदिर लहर को पीछे धकेल के स्थानीय प्रत्याशियों का विरोध और साथ का लेकर के चुनाव है। एक और कलेक्टिव सवाल है, एक्चुअली वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस तरह की बातचीत हो रही है कि जैसे अगर इंडिया गठबंधन के नेता आके चुनाव प्रचार करते हैं तो जो स्थानीय मुद्दों पर, जैसे आपकी बातचीत से भी दिखाई दे रहा है, जो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव बदल चला गया है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई देता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता आके चुनाव प्रचार करते हैं, जैसे अखिलेश यादव मान लीजिए मुजफ्फरनगर में आते हैं तो नेगेटिव हो सकती है चीजें, इस तरह की बात। बिल्कुल, देखो मैं अखिलेश यादव को मेरी एक राय है कि इधर अगर अखिलेश यादव आता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे? अखिलेश यादव के आने से दरअसल ये बेल्ट दंगा प्रभावित रही और अखिलेश यादव अति पिछड़ों में या जो हिंदू वोटर है जिसको आप कह सकते हैं भाई अति पिछड़ा जो वर्ग है जो है, तो वो कहीं ना कहीं नहीं करता, वो बसपा को ज्यादा पसंद करता है अखिलेश यादव के मुकाबले। तो अखिलेश यादव को अगर अपने प्रत्याशी जिताने हैं तो बचना चाहिए इस बेल्ट में। और इस बेल्ट में अगर प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगता है या और कांग्रेस के और राहुल गांधी का लगना चाहिए कार्यक्रम। सचिन पायलट की बहुत डिमांड है हाँ इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल, सचिन पायलट जैसे मैं बताता हूँ, जैसे भी यहाँ कांग्रेस ने भी एक चूक की और अखिलेश यादव ने भी एक चूक की। अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस आपस में समन्वय करके गाजियाबाद में ठाकुर प्रत्याशी उतार देते तो इस पूरी बेल्ट में उन्हें फायदा मिलता। ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है डोली शर्मा, प्रत्याशी अच्छा है वो भी, जैसे उसका 5.5 लाख वोट ठाकुरों की है, ब्राह्मण 2 लाख 1.5 लाख है, आप फर्क जानिए ना, 3 लाख वोटों का। दूसरा जो ठाकुरों की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन में कन्वर्ट हो सकती थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, अब मैं इसको कहता हूँ। उसकी वजह भी है हाँ। गाजियाबाद में कांग्रेस का सिंबल होता, सपा को भले ठाकुर वोट ना करे लेकिन वो कांग्रेस को कर देता। वेरी नाइस। लेकिन इसमें एक डिस्कशन ये है कि अमूमन ये भावना चली गई है राजनीति में, जिस समाज के प्रति ये मैसेज चला जाए कि वो किसी एक पार्टी का बंधुआ हो गया है, उसकी अहमियत
कम हो जाती है, दूसरी पार्टी भी उसको पूछना बंद। यही चल रहा है, मैं भी बता रहा हूँ। हाँ। जो पाल समाज हो या कश्यप समाज हो, वो सब ये कह रहा है कि हम तो बंधुआ मजदूर हो गए, हमें तो ये मान लिया कि भाई हम तो बाहर हैं भाजपा के, तो हमें वो छवि खत्म करनी है। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है राशिद अली खोजी साहब से। उनका जो एक्सपीरियंस है 27 साल का बोल रहा है, और ग्राउंड पे तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी, सबसे बढ़िया जानकारी उनकी मुजफ्फरनगर में एक गली मोहल्ले की बात उन्होंने बता दी है। पहले चरण की बातचीत में 3 लोग सवाल बात की है, और अगले चरण की बातचीत में हम 5 लोग सवाल बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।